हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। कैसे हैं सभी आप सभी बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीटी वन की तैयारी कर रहे होंगे, बड़े मन लगाकर खूब जोर शोरों से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए और जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम जो है कक्षा छठी का हिंदी सब्जेक्ट का एक पीटी वन का पेपर सोल्व करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन का यह एक पेपर है, सैंपल पेपर है और कुल अंक जो है बच्चों इसमें 40 रहेंगे। समय जो है 1 घंटा 30 मिनट रहेगी। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए बच्चों, आप आए हैं क्लास 5 से। क्लास 5 में आपने देखा होगा कि आपका जो पीटी वन का पेपर होता था वो 30 अंक का होता था और ये जो पीटी वन का पेपर है ये 40 अंक का है। पहली बात तो ये है। अब इसका जो पैटर्न है वो अलग है और आप जो प्राइमरी में पेपर दे के आए हैं उनका पैटर्न कुछ अलग है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कुछ अलग बातें जो है देखने को मिलेंगी पेपर में। ठीक, तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं इसको। सामान्य सूचना ये दी गई है कि यह प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित है। खंड 1 क, ख, ग और घ। खंड क में अपठित अवबोध। अपठित अवबोध का मतलब है बच्चों यहाँ पर अनसीन पैसेज मिलेंगे आपको, 10 अंक के हैं। इसमें हो सकता है पोएम भी मिल जाए। ठीक, फिर है व्याकरण, वो भी 10 अंक। रचनात्मक लेखन, वो भी 10 अंक। और पठित अवबोध। पठित अवबोध का मतलब होता है कि जो आपकी हिंदी की किताब है उस किताब में से आपको कुछ प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, वो भी 10 अंक के। सभी प्रश्न अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी है, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं। सभी खंडों से क्रम अनुसार उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही जो पेपर का भाग है उसके प्रश्न कर दें और बाकी छोड़ दें, नहीं। सभी के जो है प्रश्नों को सोल्व करना और वो भी सीरियल वाइज चलना है। प्रश्नों का उत्तर जो है सुंदर सुंदर लिखिए। ये बातें कुछ दी गई है। अब हम सीधा चलते हैं पठित अवबोध पर। क्या दिया है? प्रश्न पहला है कि नीचे दिए गए पठित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जो प्रश्न है उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हमने चुनना है। पहला है, अब पहले हम ये जो पद्यांश सॉरी गद्यांश है उसको पढ़ लेते हैं। 5 अंक का यह प्रश्न है। लिखा गया है, व्यक्ति समाज से और समाज जो है व्यक्तियों से बनते हैं। यहाँ बताया गया है कि हमारा जो समाज है वो व्यक्तियों से बनते हैं और व्यक्ति किससे बनते हैं? हमारी सोसाइटी से बनते हैं। समाज में सुख शांति बनाए रखने में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ समझाया गया कि समाज में सुख शांति तभी बनी रहेगी जब हर व्यक्ति भागीदारी देगा। और भागीदारी भी कैसी देगा? जब अनुशासन में रहेंगे। यदि व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहेंगे तो समाज जो है एक अच्छा समाज नहीं बनेगा। उस समाज में लड़ाई झगड़े, आपस में मार पीट, लोगों के बीच में मतभेद होते रहेंगे यदि जो है लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे। अब यहाँ बताया गया है, रास्ते पर चलते समय, गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन कर हम कानून पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे हम अपनी सुरक्षा तो करते ही हैं और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ बताया है कि आप सोचते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं सही डायरेक्शन में, ठीक है, राइट डायरेक्शन लेफ्ट से चलाते हैं और आप रास्ते से जा रहे तो फुटपाथ का प्रयोग करते हैं, गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसा करके आप सरकार पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आप भी सेफ रहें और किसी का एक्सीडेंट भी ना हो। ठीक, हम इसलिए पालन करते हैं कई बार तो कि ताकि हमारा कोई चालान नहीं काट दे। ठीक है, तो इसीलिए भी हम करते हैं क्योंकि अनुशासन, देखिए कई बार बच्चों हम खुद अनुशासन फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे कि पुलिस, वो क्या करती है कि आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपको अनुशासन तो सिखाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार तो लोग हेलमेट तक नहीं पहनते, तो फिर क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको अनुशासन सिखाते हैं, चालान काटते हैं बढ़िया सा और फिर उसको हेलमेट पहनने के लिए बोलते हैं। तो जब 2000 का 1000 का चालान कटता है फिर उसको याद आता है कि नहीं, हेलमेट बहुत जरूरी होता है। तो हेलमेट पहनकर हम जो है पुलिस वालों पर या सरकार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। क्योंकि खुदा न खास्ता, भगवान न करे को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुश्किल हो जाती है ऐसी स्थिति में ना। तो इसलिए जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं ताकि हम भी सेफ रहें और दूसरा जो रोड पर चल रहा है वो भी सेफ रहे। जब आदमी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। आपने कतार में चलती चींटियों को देखा होगा। उन्हें अनुशासन किसी पाठशाला में नहीं सिखाया गया, बल्कि उन्हें इस प्रकृति ने सिखा दिया है। आज मानव जीवन में भी आज सभी को अनुशासन में रहने की जरूरत है।
लक्ष्य को पाने में अनुशासन की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ समझाया गया है कि आपने अपने घर के आसपास चींटियों को देखा होगा कि चींटी जो है इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल है कि वह जो है अनुशासित रहती है, और अनुशासित रहती है तो छोटे छोटे प्रयास करती है तो जीवन में सफलता प्राप्त करती है। और ये अनुशासन चींटी को किसी स्कूल में नहीं भेजा गया, बल्कि नेचर ने उसे सिखा दिया। और जो व्यक्ति जो है अनुशासन में रहते हैं वो अपने लक्ष्य को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, ये बताया गया। कुल मिलाकर बच्चों इस पैसेज में बताया गया कि हमें अपने जीवन में अनुशासित रहना चाहिए, ठीक, बिना किसी के डर के। यदि हम स्वयं से अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे, नियम कानूनों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखी जीवन रहेगा, आसान जीवन रहेगा। अब पहला प्रश्न क्या है, समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? धन, शक्ति की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है या प्रसिद्धि की जरूरत है? तो हम कहेंगे कि अनुशासन की जरूरत है समाज में सुख शांति लाने के लिए। पहला प्रश्न हो गया। रास्ते पर चलते समय और गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन क्या है? कानून पर एहसान कर रहे हैं ऐसा करके हम, बिल्कुल गलत। समय की बर्बादी कर रहे हैं, ये भी गलत। हमारी मजबूरी है कि भाई कोई चालान ना काट दे, नहीं, वो हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है बच्चों, कर्तव्य है कि हम जो है रास्ते पर फुटपाथ पर चल रहे हैं, यदि हम गाड़ी चल रही है रोड पे हम भी चल रहे हैं तो फिर कोई दुर्घटना होने की संभावना है, और उसी दुर्घटना से बचने के लिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम रोड पर से चलें, गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, हमेशा दाईं ओर सॉरी बाईं ओर चलें, तो ये कुछ नियम होते। प्रश्न 3 है, अनुशासन का उदाहरण किस जीव से दिया गया है? मधुमक्खी में, चींटी में, तो यही इसका उत्तर है। बेस्ट एग्जाम्पल अनुशासन का दिया गया चींटी का। चींटियों को अनुशासन किसने सिखाया? पाठशाला ने, मनुष्य ने, परिवारों ने या प्रकृति ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निर्देश। नीचे दिए गए कथन ए और कारण को पढ़कर आपने सही विकल्प चुनना है। कथन दिया गया है, ठीक है, क्या है कि यातायात के नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जो यातायात के नियम है, सीट बेल्ट पहने, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करें, रेड लाइट से को जंप ना करें, ठीक है, कुछ बेसिक नियम है। इससे क्या होता है, नियमों का पालन करने से हम केवल हमारी जो है सुरक्षा होती है, नहीं, नियमों का पालन करने से सिर्फ हमारी नहीं, दूसरों की भी रक्षा होती है, दूसरों की सुरक्षा भी होती है। तो इसका जो है बच्चों कथन तो ठीक है, कथन मतलब ए, कथन ठीक है, आर भी ठीक है, नहीं नहीं, क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है? नहीं, ये भी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारी ही नहीं, दूसरों की भी सुरक्षा होती है। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड में हैं, ओवर स्पीड में, तो हो सकता है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, और जब किसी व्यक्ति या वस्तु से एक्सीडेंट होगा तो हो सकता है उसका भी नुकसान हो जाए। तो जब ऐसी घटना होती है तो हम अपना ही नहीं दूसरे का भी नुकसान कर बैठते हैं। तो हम कहेंगे कि ए ठीक है और आर गलत है, ठीक, जो कारण है वो गलत है, कथन ठीक है। तो इसका उत्तर है तीसरा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क्या लिखा है, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति, यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का जिक्र है कि जो व्यक्ति कुछ मन में काम करने की ठान लेते हैं, कुछ करने की सोच लेते हैं, तो वे उसको कर दिखाते हैं, ठीक, और उस काम को कल पर नहीं छोड़ते। ये लिखा ना, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही करना है। जो मन में सोच लिया, ठान लिया, उसको कल नहीं करना बल्कि आज ही करना है, और जब आज ही करेंगे तभी समाप्त होगा, कल पर नहीं छोड़ेंगे। और मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, और जब ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की भी सुनते हैं और मानते भी हैं, और जो मदद करते हैं दूसरों की, तो कोई ना कोई फिर उनकी भी मदद करता है। जब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नियम से चलकर अपने आप से प्रॉमिस करके कोई काम करता है और दूसरों की मदद करता है,
तो उसे किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ता। मुंह ताकना का मतलब है कि किसी काम के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ठीक। और ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकते हैं जो भी उसने सोच लिया। ये कविता है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया। कविता के अनुसार सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह भाग्य पर विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति ये है कि भाई सोचता है कि नहीं नहीं जो भाग्य में होगा वही होगा, नहीं ये तो गलत हो गया। वह आज ही काम शुरू कर देता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कम काम करता है। देखो, जो सफल व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आज का काम आज ही करता है, उस काम को कल पे नहीं छोड़ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, ख पॉइंट। सोचते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। इसका अर्थ क्या है कि केवल बातें बातें करते हैं ऐसे व्यक्ति, सोच समझकर कार्य करते हैं, दूसरों की बात मानते हैं, जो संकल्प ले लेते हैं उसे पूरा भी करते हैं। ये है इसका उत्तर बच्चों। यहाँ जो ऊपर लाइन दी गई है, सोचते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, अर्थात कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ मन में ठान लेता है, जिसको करने की काम को करने की मन में पक्की धुन बना लेता है, तो वो उसको पूरा भी करता है। तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। आगे है, कविता में किस प्रकार के व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है? आलसी व्यक्तियों की, धनी व्यक्तियों की, प्रसिद्ध व्यक्तियों की। प्रसिद्ध मतलब बड़े फेमस, नहीं फेमस व्यक्तियों की बात नहीं है। जो आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंड है, अपने ऊपर, दूसरों पर किसी काम के लिए डिपेंड नहीं रहता, वो कर्मवीर व्यक्तियों की, जो काम की पूजा करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, जो मदद करते हैं अपनी, इसका क्या अर्थ है? केवल अपने बारे में सोचना, दूसरों की सहायता न करना, अपनी सहायता स्वयं करना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि जो अपनी मदद करता है भगवान भी उसको सहारा देता है, ठीक है। अर्थात किसी भी काम के लिए दूसरों की मदद लेने वाला नहीं, स्वयं अपनी मदद करे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। दूसरों का मुंह तकते नहीं, इसका क्या अर्थ है? दूसरों का मुंह को देखना पसंद नहीं करते, नहीं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ये इसका उत्तर होगा। मुंह तकना का मतलब होता है कि किसी की तरफ जो है उम्मीद की नजर से देखना, ठीक है, मुंह तकना बोलते हैं उसको, मुहावरा है ये बच्चों, मुंह तकना, ठीक। जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं, आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं, वे किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक, वे स्वयं से ही काम करना पसंद करते हैं। तो ये था बच्चों पद्यांश। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है व्याकरण सेक्शन है। क्या है व्याकरण सेक्शन में? प्रश्न 3, कविता मातृभूमि में भूमि शब्द से अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए। बिल्कुल है। आप भी कोई दो शब्द लिखिए, कविता में ही आए हैं बच्चों कई सारे। तो एक तो है मातृभूमि, यह मातृभूमि है मेरी, ऐसे ही कर्म भूमि, और एक शब्द आया है मातृभूमि में ही कि जो भारत भूमि है वही मेरी धर्म भूमि है। इसके अलावा एक शब्द आया है जन्मभूमि। खूब सारे शब्दों को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अगला प्रश्न, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचेगी, कौन सा है? हार या जीत। उसे ध्यान से पढ़िए। हम इस शब्द को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं। जैसे हार या हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, हार और जीत लिख देंगे। आप भी योजक चिन्ह लगाकर कोई दो शब्द लिख सकते हैं। जैसे लाभ हानि, दुख सुख, छोटा बड़ा, ऐसे ढेर सारे शब्द आप योजक चिन्ह, ये जो बीच में जो चिन्ह आया बच्चों इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ऐसे शब्द आपने लिखने। अब है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जरूर लिखेंगे जी। क्या है? बादल। बादल के लिए शब्द है मेघ, घन, जलधर, ये शब्द हो गए। हवा के लिए है पवन, वायु, समीर, ठीक। और एक होता है अनिल। चार लिख दिए, दो लिखने थे। अब है विपरीत शब्द लिखने, विलोम शब्द। सम्मान का उल्टा होता है अपमान, अमृत का उल्टा होता है विष, गुरु का विपरीत होता है शिष्य। ये तीनों लिखने थे। अब है प्रश्न 6, विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है, वाक्य क्या है? हमें बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। तो यहाँ पर बच्चों स्वर्ण जो है वो विशेषण है। कैसा मेडल मिला? गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मेडल मिला, स्वर्ण पदक।
उस समय तक मैं एक कैसा खिलाड़ी था, नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब होता है कि ठीक ठाक मुझे खेलना आता था। ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं जिनको अभी स्टार्टिंग ही है, खेल सीख ही रहा है, तो उसको बोलते हैं नौसिखिया। तो दो शब्द हैं यहाँ पर यदि देखें तो, एक तो है बच्चों स्वर्ण और एक है नौसिखिया, दोनों जो है विशेषण शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। अब है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को अपनी कक्षा में डस्टबिन अर्थात आपकी कक्षा में कूड़ेदान नहीं है, उसका प्रबंध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के बारे में 50 से 60 शब्दों में लिखिए। मेरा प्रिय खेल। बच्चों खेल के बारे में तो आप खुद से कितना भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपका मनपसंद खेल फुटबॉल है, किसी का मनपसंद खेल कबड्डी है, किसी का मनपसंद खेल क्रिकेट है, किसी का मनपसंद खेल हो सकता है बैडमिंटन है। तो ये बच्चों हमारी चॉइस पर है, ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे। मेरी पहली यात्रा, और वो भी कहाँ की, रेल यात्रा, ये और स्वतंत्रता दिवस, इन तीनों में से आपको किसी भी एक विषय पर लिखना है। ठीक, अब ये जो प्रश्न है बच्चों, रचनात्मक लेखन और पठित अवबोध, एक बार पठित अवबोध के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, फिर इन सभी के उत्तर जो हैं वो हम एक ही जगह डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर है 9, ये प्रश्न नंबर 10। यहाँ कहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। मेजर ध्यानचंद जो पाठ है हमारी किताब में मल्हार में गोल, उसमें से ये प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना है, किन बातों से पता चलता है कि वे खुद से पहले दूसरों का ध्यान रखते थे। तो पाठ में एक जगह ध्यानचंद ने ये बताया है कि जीत का सारा श्रेय वे खुद नहीं लेते थे। इसके लिए क्या करते थे वो, कि जब भी कहीं गोल करने की बारी आती थी तो वे खुद की बजाय बॉल को अपने दोस्तों को पास कर देते थे, ताकि उन्हें भी गोल करने का मौका मिले और जो है वो भी जो है मतलब गोल करके खुशी महसूस कर सके। तो ऐसी स्थिति बताई थी उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि वो स्वार्थी नहीं थे। जिस तरीके के बच्चों ध्यानचंद जी खिलाड़ी थे, वो यदि खुद भी करते गोल तो वो बहुत नाम कमा जाते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, सारा काम मैं ही नहीं करूंगा, बाकी के जो प्लेयर हैं मेरे दोस्त हैं उनका भी नाम रोशन हो, इसलिए वो क्या करते थे, बॉल पास कर देते थे। ऐसी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया गया है। मेजर ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था। मातृभूमि कविता के आधार पर बताया कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है और दक्षिण में क्या स्थित। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, भिन्न मतलब अलग अलग होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है वो लिखिए। नीचे पंक्तियां दी गई है, उनका भावार्थ लिखना है। चलिए, अब जो खंड ग और घ है, रचनात्मक लेखन और पठित अवबोध, इन सभी के उत्तरों को एक ही जगह हम लिखते हैं और जो है पढ़ते हैं क्या कुछ इन प्रश्नों का सही उत्तर हो। सबसे पहले हम रचनात्मक कार्य का प्रश्न था जो डस्टबिन का प्रबंध कराने के लिए पत्र लिखेंगे, 5 अंक का है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर हम लिखेंगे जो है श्रीमान जरूर लगाएंगे बच्चों, श्रीमान प्राचार्य महोदय। यदि आपके यहाँ पर प्रिंसिपल जो है मैडम है तो हम लिखेंगे श्रीमती प्राचार्या और महोदया। ठीक, पीएम श्री केंद्र विद्यालय, जिस शहर में आप रहते हैं वो लिखेंगे, फिर जिस भी जगह पर आपका केवी है। विषय कक्षा कक्ष में डस्टबिन अर्थात कूड़ेदान का प्रबंध कराने हेतु महोदय जी। अब हम लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा कौन सी, छठी का छात्र या फिर की छात्रा हूँ। मैं आपका ध्यान अपनी कक्षा की सफाई की ओर दिलाना चाहती हूँ। हमारी कक्षा में पिछले 10 दिनों से डस्टबिन नहीं है, इस कारण बच्चे कागज के टुकड़े, पेंसिल का छिलका, लंच का बचा हुआ जो भोजन है वो क्या करते हैं, कक्षा कक्ष के फर्श पर ही फेंक देते हैं, फर्श पर कह लीजिए या फिर कहीं कोनों में फेंक देते हैं। इससे कक्षा में गंदगी फैलती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारी कक्षा में एक डस्टबिन रखवाने की कृपा करें ताकि हम सब अपनी कक्षा को साफ सुथरा रख सकें। इसके लिए हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, कक्षा और दिनांक। तो इस तरीके से बच्चों आप पत्र लिखकर प्रिंसिपल को जो है पत्र लिखकर कूड़ेदान का प्रबंध करवा सकते हैं। निबंध लेखन की यदि बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में जो है हमारा लिखेंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस है बच्चों आपको पता ही है वो हर साल जो है 15 अगस्त
को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता दिवस हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है, नेशनल फेस्टिवल है बच्चों, ये बात हमें जरूर लिखनी है कि नेशनल फेस्टिवल है और यह 15 अगस्त को पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी मनता है, आपके अड़ोस पड़ोस में भी मनता है। इसी दिन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। हमारे देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों में भी झंडारोहण की जगह बच्चों कई जगह पर जो है ध्वजारोहण भी आपको शब्द मिलेगा लिखा। ठीक, तो एक ही बात है। राष्ट्रगान गाया जाता है, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। यह दिन हमें उन महान शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो ये जो स्वतंत्रता दिवस है हमें उन शहीदों की, बलिदानियों की भी याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने जो है प्राणों का भी त्याग कर दिया। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए और इसकी एकता को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कुछ बातें आप ऐसे लिख सकते हैं। मेरी पहली रेल यात्रा के बारे में तो बच्चों सबका अपना अपना अनुभव होता है। ठीक, आपकी जो पहली रेल यात्रा थी तो कैसी थी वो आप बताएंगे। जैसे पिछले महीने मुझे पहली बार अपने माता पिता के साथ ट्रेन से नानी के घर जाने का मौका मिला। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। जब ट्रेन आई तो मुझे खिड़की वाली सीट मिली। खिड़की से बाहर देखने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रेन बहुत तेजी से चली तो बाहर के पेड़ पौधे, खेत पीछे भागते दिखाई दिए। रेलगाड़ी चुक चुक की आवाज करती गई, खिड़की से ठंडी हवा आती हुई मुझे बहुत अच्छी लगी। यह यात्रा मेरे लिए बहुत ही अद्भुत रही और यादगार रही। तो ऐसी कुछ बातें आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना अनुभव जो भी रहा कि आपने रेल में क्या खाया, ठीक है, आपके जो सीट के आसपास के लोग कैसे थे और स्टेशन तक कैसे पहुंचे, कहाँ जाना था, ये सब बातें भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अब है पठित अवबोध के प्रश्न, 5 प्रश्न जिनका उत्तर लिखना था। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य यह था कि बच्चों उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन थी, साधना और खेल भावना ये था कि कभी भी उन्होंने हॉकी खेलते समय किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। पाठ में एक जगह किस्सा आता है कि एक खिलाड़ी उनको हॉकी स्टिक मार देता है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहते बल्कि वो जवाब देते हैं गोल करके। ठीक है, और वो बाद में उनके कंधे पर हाथ भी रखते हैं, बोलते हैं कि दोस्त मैंने तो अपना जवाब दे दिया, बदला ले लिया है। यदि आप मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। लेकिन आपने मुझे हॉकी मारी, मुझे उकसाया, इसके लिए मैंने कई सारे गोल लगाए। ठीक है। जब उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया तो बिल्कुल नौसिखिया थे। धीरे-धीरे अभ्यास करके उन्होंने खेल को बेहतर किया और उनको तरक्की मिलती गई। सीखने के लिए उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो है अभ्यास किया, प्रयास किया। पहली बूंद कविता के अनुसार आकाश को नीले नयनों के और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया। तो ये पहली बूंद जो कविता थी उस पर आधारित ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना था कि क्या वे, प्रश्न था कि दूसरों के लिए भी कुछ करते थे, तो हम कह सकते हैं यस। मेजर ध्यानचंद एक निस्वार्थी इंसान थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर टीम को देना चाहते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ध्यानचंद जो है स्वयं से पहले दूसरों का ध्यान रखते थे। ठीक, ये हो जाएगा। मातृभूमि कविता के आधार पर जो है भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो ये कविता में बताया गया है। आगे है जब बारिश आती है। बारिश के बारे में अनुभव होता है। जब बारिश आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, एक्साइटमेंट फील करता हूँ। क्यों? मुझे बारिश की बूंदों बूंदों की आवाज सुनना, बारिश में नहाना, कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना, गर्मा गर्म पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ जो भी आपका अनुभव है बारिश के बारे में वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आपको बारिश जब आती है तो कैसा फील होता है, आप बारिश के मौसम में क्या क्या करते हैं। ठीक, तो वो सब आपने 5वें प्रश्न में लिखना है। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन आंसर। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या कुछ है। चलिए वापिस प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 10। अमराई घनी कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन तन मन स्वार्थी। देखो ये जो मातृभूमि की कविता है, मातृभूमि जो कविता है बच्चों उसमें से ही, जिसमें कवि कहता है कि अमराई होता है बच्चों आम के पेड़। भारत भूमि पर जो है आम के पेड़ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है और ज्यादा मात्रा में है, साथ ही साथ जिन पर कोयल
कूकती हैं, ठीक। और मलय पवन, मलय एक बच्चों पर्वत है, मलय पर्वत है, दक्षिण भारत का पर्वत है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मलय पर्वत पर, मलय पर्वत पर हवाएं चलती हैं, चलती हैं, जो कि जो है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि वे तन मन को संवार रही हैं। ये व्याख्या है। भाव की बात करें तो भाव में हम लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में जो है भारत भूमि की जो प्रकृति है और प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न चीजों का, वस्तुओं का वर्णन किया है। जैसे हवाओं के बारे में बताया, ठीक है। पेड़ पौधे भारत में अनेक है जिन पर कोयले कूकती हैं, पक्षी चहचहाते हैं, उनकी बात है। अगली जो पंक्ति है वो है आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पल। ये पहली बूंद कविता से है बच्चों। कवि कह रहा है कि जब पावस का मौसम, पावस, पावस में जब पहली बारिश आती है, पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में जब पहली बारिश आती है तो उस समय पर आसमान में जो है बादल ऐसे लगते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बादल। आसमान में बादल ऐसे आते हैं कि जैसे कि आसमान में चारों तरफ समुद्र फैल गया हो। और उन्होंने क्या किया, बिजलियों, जैसे बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में आप देखते हैं कि भाई बिजली भी कड़कती है, ठीक, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। तो वो बादल ऐसे लगते हैं कि जैसे बादल जब चल रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है कि सुनहरे पर लगा लिए हो। सुनहरे पर मतलब पंख, ठीक है। कि आसमान में जो उड़ते हुए बादल हैं वो किसी सागर से कम नहीं है और वो ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं आसमान में कि जैसे उन्होंने जो है बिजली के अपने सोने के पंख लगा लिए हैं और बजा नगाड़े जगा रहे हैं धरती की तरुणाई। तरुणाई का मतलब होता है तरुण अवस्था। जैसे ही पहली बारिश आती है बच्चों तो उसमें क्या होता है कि धरती जो है, धरती पर बारिश होती है तो मिट्टी में से खुशबू आती है ना। मिट्टी में से खुशबू या महक उठती है और वह महक बड़ी प्यारी लगती है। और जो बीज हैं, ठीक, वो भी फूट पड़ते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, धरती हरी भरी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था दिखाई गई है यहाँ पर कि जब बादल सागर का रूप धारण करके आसमान में उड़ते हैं बिजलियों के पंख लगाकर, और बादल जो है, बिजली जब बादल गरजते हैं, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल जो है नगाड़े बजा रहे हों। और वो नगाड़े बजाकर बादल अपनी आवाज से ऐसा लगता है कि जैसे वो धरती की तरुण अवस्था, तरुण मतलब होता है कि यौवन अवस्था, यंग एज की बात है, धरती की यंग एज को फिर से जो है धरती को यंग होने का एहसास करा रहे हैं। जैसे ही बारिश आती है धरती खुश हो उठती है। धरती पर लगे पेड़ पौधे जो मुरझाए हुए थे या पानी की कमी से सूखने की अवस्था में आ गए थे तो वे फिर से हरे भरे हो उठते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर धरती की तरुणाई कही गई है कि धरती में से फिर से बीज फूट पड़ते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली जो है फैल जाती है। और जो है ऐसे यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। पहली जो बारिश होती है वर्षा ऋतु की, उसकी बात की है कि पावस के वर्षा ऋतु में जब पहली बारिश होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि आसमान में ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि जैसे आसमान में बादल जो है उड़ रहे हों, ठीक, और वो बिजली के पंख लगाकर और बादल गड़गड़ की आवाज करके ऐसा लग रहे हैं जैसे कि वे नगाड़े बजाकर धरती की तरुण अवस्था को जगा रहे हो। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 6 का पेपर, कक्षा 6ठी का हिंदी का पेपर PT1 का। आई होप आपको बच्चों पेपर समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अब हम जो है बच्चों डेली PT1 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एक और बात बच्चों, आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको PT1 के पिछले साल के पेपर भी मिल जाएंगे 2025-26 के, तो आप उनको भी देख सकते हैं और इन पेपर्स को भी देख के खूब सारी हेल्प आप ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए PT1 के सैंपल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।